तो अब इसके अलावा जो है सीजर का कारण छोटे बच्चों में कोई अगर दिमाग में ऐसा लीजन है, ट्यूमर हो गया, गांठ हो गया, टीबी का गांठ, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कीटाणु का गांठ, क्या नाम है, कीड़ी का गांठ, या ट्यूमर हो जाए या चोट लग जाए उसको जैसे ब्लीडिंग। हाँ 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 अगर पैसा भेज यार पैसा तबाह देती नहीं कितना हो। तो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन कोई भी होगा जो ब्रेन में स्पेस क्रिएट कर रहा है, घेर रहा है, जगह घेर रहा है, उसके वजह से झटका आ सकता है। पोस्ट वैक्सीनेशनल भी मैंने वैक्सीन लगाने के बाद भी झटका आ सकता है छोटे बच्चों में, खासकर डीपीटी का वैक्सीन लगाने के बाद। डीपीटी का वैक्सीन लगाने के बाद छोटे बच्चों में झटका आ सकता है। और एपिलेप्सी के वजह से भी, एपिलेप्सी अभी ने बताया है कि जिसमें कोई कारण ही ना हो, ब्रेन का सिग्नल केवल डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी वजह से झटका आ रहा है, उसको एपिलेप्सी कहा जा रहा है। तो एपिलेप्सी भी एक कारण हो सकता है छोटे बच्चों में झटका आने का। इसके बाद अब कोई बच्चा मान लीजिए मिर्गी का दवा जो होता है उसको एंटी कन्वर्जेंट कहा जाता है, एंटी कन्वर्जेंट्स कहा जाता है मिर्गी के दवा में, या AED कहा जाता है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, तो उसका सेवन कर ले, या एंटी साइकोटिक ड्रग्स का सेवन कर ले। साइकोसिस होती है कि जितना दिमागी बीमारी होता है ना, मेंटल डिसऑर्डर, मनोरोग जो होता है उसको साइकोसिस कहा जाता है। तो उसके लिए जो दवा होती है उसको क्या कहा जाता है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स। तो अगर कोई बच्चा एंटी साइकोटिक ड्रग ज़्यादा मात्रा में सेवन कर ले, या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग या एंटी कन्वर्जेंट दवाई ज़्यादा मात्रा में सेवन कर ले, तो उसको झटका आ सकता है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग हो जाए, आग लग गया, आग लग गई, जब आग कहीं लगता है तो वहाँ सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग होता है, CO पॉइजनिंग। क्यों? क्योंकि आग की वजह से धुआं वहाँ इकट्ठा हो गया और वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो उसको निकलने का रास्ता है नहीं। तो जो उसमें आदमी है वो सूंघेगा तो ज़्यादातर लोग तो बेहोश हो जाते हैं सूंघ कर, और उसी के चलते वो लोग भाग नहीं पाते हैं उसमें से। अब लेकिन जो अगर भाग गया, बाहर निकल भी गया, तो उसको झटका आ सकता है अगर वो ज़्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड सूंघ गया है। हेवी मेटल पॉइजनिंग हो सकता है, कोई बच्चा जैसे लेड खाए, शीशा या आर्सेनिक खाए, या पारा खा जाए, इसमें का लिपी मशीन में का पारा खा जाए, तो उसको हैवी मेटल का पॉइजनिंग होगा और उसकी वजह से भी झटका आ सकता है। और हीट स्ट्रोक, हाइपरपैरेक्सिया जो होता है जिसमें बॉडी टेम्परेचर अचानक 104 डिग्री चला जाएगा। अभी आज के पास एक हीट स्ट्रोक वाला हम लोग पास आई थी दरौदी वाली, बुखार ना उतरे उसका, हाँ, तो हीट स्ट्रोक भी लग जाएगा तब भी जो है झटका। तो ये बड़े बच्चों में झटका का कारण है। तो मिर्गी भी, हाँ मिर्गी भी यही है। अब जो हम लोग छोटे बच्चों में जो बच्चा पैदा होकर नहीं रोया है उसमें हम लोग झटका देखते हैं, जिसको हम लोग हाइपोक्सिक इश्यमिक इंसेफेलोपैथी कहते हैं, और उसकी वजह से सीजर आ रहा है जो हमेशा उनके पास आता है। तो उसका ग्रेडिंग किया जाता है, HIE का ग्रेडिंग होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो ग्रेड 1 कब कहा जाएगा कि मुंह से और फेफड़े से बहुत सारा स्राव निकल रहा है ना, मुंह से बहुत सारा स्राव निकलता है बच्चों में, और बच्चा थोड़ा एक्टिव है, दूध भी थोड़ा ले लेता है। हाइपोक्सिया ग्रेड 1 हुआ। हाइपोक्सिया ग्रेड 2 का होगा तो उसको झटका भी
आने लगेगा इस सब लक्षण के साथ। और ग्रेड 3 वाला होगा तो हाथ पैर झटका और सुस्ती ज़बरदस्त होगा, तो ये ग्रेड 3 वाला होगा। इसके बाद IVH जो हम लोग पढ़े थे, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, झटका का हम लोग कारण पढ़े ना, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। तो इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज जो है ज़्यादातर प्री टर्म बच्चों में कॉमन होता है। जो बच्चा 32 सप्ताह से पहले डिलीवर हो गया, ऐसे बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, और ख़ासकर तीसरे दिन ज़्यादा देखने को मिलता है। बच्चा अचानक पीला पड़ जाएगा, अचानक सफ़ेद हो जाएगा बच्चा, प्लस उसका जो एंटीरियर फोंटानेल है खुल जाएगा, बल्जिंग इंटीरियर फोंटानेल होने लगेगा, और उसका टोन जो है बॉडी का वो बढ़ जाएगा, आँख पैर टाइट अकड़ जाएगा लकड़ी की तरफ। तो अगर ऐसा हो रहा है, प्री मेच्योर बच्चा है, जन्म के तीसरे दिन अचानक सफ़ेद हो गया, हाथ पैर टाइट हो गया, झटका आने लगा, और फोंटानेल खुला हुआ है, तो क्या सोचिएगा कि इसको इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो गया। ठीक है। और इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज का बहुत बार कारण आप एंटीबायोटिक तेज लगा दिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है एंटीबायोटिक, गाढ़ा है ना जी, या 25% डेक्सट्रोज लगा रहे हैं, गाढ़ा है, या सोडा बाइकार्ब लगा रहे हैं, वो भी गाढ़ा है। अगर तेज़ी से लगा दिए तो प्री मेच्योर बच्चे का ब्रेन हेमरेज प्री मेच्योर बच्चन में ज़्यादा होला, और जो मेच्योर बच्चा बड़ा सन अगर जन्म के बाद रोले नहीं खसन और ब्रेन के हिस्सा ज़्यादा डैमेज बा तो वो में ब्लीडिंग होने के चांस है। अच्छा, टेटनस तो अब मिलता नहीं है, लेकिन टेटनस के बारे में थोड़ा बहुत जान लो, हो सकता है कभी ज़िंदगी में मिल जाए, तो जानते रहोगे तो पकड़ लोगे। टेटनस को लॉक जा डिजीज भी कहा जाता है, जा लॉक हो जाएगा, जबड़ा खुलेगा नहीं उसका, और हाँ, और ऑपिस्थोटोनस हो जाएगा, उसका शरीर मनुष्य की तरह मुड़ जाएगा, रीढ़ गांठी ऐसे बेंड कर जाएगा, मतलब ये वाला राइसस सार्टोनिकस हो जाएगा, मतलब उसका चेहरा इतना बन जाएगा ना, इसी पोजीशन में रहेगा, वो नॉर्मल नहीं होगा, झटका आएगा, और उसमें एक छोटा सा मैंने कोई बोल भी देगा ना, या लाइट भी अगर थोड़ा सा रोशनी मिल गया तब भी झटका आ सकता है। ये सब न्यूज़ में आया थी, टेटनस वाले लोगों का है वो टेटनस वार्ड हो गया था पहले होता था, अब तो सब टेटनस वार्ड बंद हो गया, टेटनस होता ही नहीं है, लेकिन टेटनस वार्ड बनता था पहले हॉस्पिटल में, और उसको हॉस्पिटल से एकदम अलग बनाया जाता था जहाँ आवाज़ ना पहुँचे किसी का, और ब्लैक एकदम कमरा, उसमें मतलब रोशनी जा ही नहीं सकता, ये रोशनी भी नहीं जाएगा, इतना ब्लैक होता था, उसी में सबको रखा जाता था। अब टेटनस का जो जीवाणु होता है वो सब मिट्टी में, गोबर में पाया जाता है, होने के लिए आज भी हो सकता है, दिक्कत है गोबर में होने के लिए आज भी किसी को हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन हो जाने के बाद बचना मतलब भगवान से बेहतर होने लगा, बचने का चांस बहुत कम होता है। इससे अच्छा है कि भाई कहीं अगर पता भी तो टीटी लगवा लीजिए, लोग आसान जानकारी के लिए
कर्निकटेरस जो हम कह रहे थे, तो वही दे रहा है कि बिलिरुबिन जब जाके ब्रेन के बेसल गैंग्लियन में डिपोजिट हो जाता है, उसी को कर्निकटेरस कहा जाता है। बेसल गैंग्लियन हम पढ़ाए हैं, सीएनएस वाला पढ़िएगा तो मिलेगा बेसल गैंग्लियन क्या होता है। इसके बाद मीजल्स में भी इंसेफेलोपैथी होता है, मीजल्स वाला दिमागी बुखार। टाइफाइड और हेपेटिक इंसेफेलोपैथी भी होता है। डिहाइड्रेशन में हाइपो या हाइपरनेट्रीमिया की वजह से झटका आ सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से झटका आ सकता है। इंट्राक्रैनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग रीजन में ब्रेन एब्सिस हो सकता है, ब्रेन में घाव, ट्यूमर हो सकता है, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस हो सकता है और ट्यूबरकुलोमा हो सकता है, टीबी। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए झटका का कारण। अब आ जाइए, एक शब्द आता है स्टेटस एपिलेप्टिकस। ये कहा जाता है कि कोई भी झटका जो 30 मिनट से ज़्यादा तक लगातार बना हुआ है या 30 मिनट में दोहरा दे, उसको हम लोग, और इस बीच में बच्चा होश में ना हो, तो उसको हम लोग स्टेटस एपिलेप्टिकस का। बहुत सारा बच्चा स्टेटस में आवाला समझ में होगा, तो ध्यान रखें। ये मेडिकल इमरजेंसी होला स्टेटस एपिलेप्टिकस का देखे के बाद, बच्चा में मैनेजमेंट का देखे के बाद टेम्परेचर, एयर वे ऊपर सांस के नली खुलल बा कि नहीं खुलल, ब्रीदिंग प्रॉपर होता है कि ना, और सर्कुलेशन ABC देख लेगा, TABC टेम्परेचर, एयर वे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। ये चेक कर लेला के बाद अगर ये सब ठीक बा तो ऑक्सीजन कनेक्ट कर दो, और ओकरा के स्टेटस में अगर बच्चा बा तो ओकरा के डायजीपाम भेजा लिखल बा, हमनी के देनी जन मिडाजोलम। हम डायजीपाम हमको सर पढ़ाए थे कि डायजीपाम को आप 0.3 से 0.5 mg पर kg के हिसाब से डाइल्यूट करके और 5 से 10 मिनट में स्लोली दे दीजिएगा तो झटका जो है रुक जाएगा। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट था कि डायजीपाम जो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, सांस का जो सेंटर है ब्रेन में उसको दबा देता है, तो बच्चा का सांस रोकने का चांसेस हो जाता है। तो इसीलिए आजकल हम लोग डायजीपाम यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग डायजीपाम के जगह पर मिडाजोलाम देते हैं। मिडाजोलाम के साथ खासियत क्या है कि वो शॉर्ट एक्टिंग है, मतलब उसका ब्लड में लेवल जो है 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं रहेगा। तो मान लीजिए झटका रुक गया, बच्चा अगर सांस रोक ही रहा है तो हम उसको 10 या 20 मिनट तक अम्बू कर देंगे, तो जब तक मिडाज का असर ख़त्म हो जाएगा फिर बच्चा वापस आ जाएगा उसका सांस। तो इसीलिए मिडाजोलाम प्रेफर किया जाता है। और मिडाज का डोज होता है 0.1 मिलीग्राम पर kg। अगर 5 मिनट में झटका नहीं रुक रहा है तो उसको दोबारा देंगे, ठीक है। एयर वे पेटेंसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे जीभ वो पलटी तो नहीं मारा है, जीभ को सीधा कर देंगे। माउथ गैग आता है मुंह में डालने वाला, ताकि जीभ पलट के ना जाए, सांस के नली पे चढ़ ना जाए, तो माउथ गैग डाल देंगे, सक्शन करेंगे, ठीक है। ये सब देख लेंगे। ब्रीदिंग में तो ब्रीदिंग पैटर्न चेक कर लेंगे। सर्कुलेशन में हम लोग उसका पल्स चेक कर लेंगे। और इसके बाद जब ये 5 मिनट में रुक गया तो हम लोग, अगर बच्चा 6 महीना से नीचे का है तो फिनोबार्बिटान गार्डिनाल का इंजेक्शन 20 mg पर kg से लोड कर देंगे। और अगर 6 महीने से ऊपर का बच्चा है तो एप्सोलिन 20 mg पर kg से एप्सोलिन भी चलेगा। गार्डिनाल देने के बाद भी अगर झटका नहीं रुक रहा है तो उसको एप्सोलिन दे देंगे फिर से गार्डिनाल के बाद। 6 महीने से नीचे का हाँ 6 महीने से नीचे का हाँ 6 महीने से नीचे का होगा तब भी। अगर झटका नहीं रुक रहा है गार्डिनाल पे तो उसको हम लोग फेनिटोइन दे देंगे एप्सोलिन। उस पर भी नहीं रुकेगा तो पैराएल्डिहाइड दिया जाता है, लेकिन पैराएल्डिहाइड देने के बाद पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए इस स्टेप के बाद पेशेंट अगर झटका नहीं रुक रहा है तो रेफर कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि बच्चे को झटका आ रहा है और आप IV लाइन नहीं डाल पा रहे हैं कैनुला,
तो डायज़ेपाम या मिडाज को आप लैट्रिन के रास्ते में भी यूज कर सकते हैं आधा mg पर kg से, या एक उसके फीडिंग ट्यूब डाल के लैट्रिन के रास्ता में और उससे पुश कर दीजिए 5-6 सेंटीमीटर तक फीडिंग ट्यूब डाल के अंदर पुश कर दीजिए। और जो सीजरल एक्टिविटी है, हर बार के सीजर में ब्रेन का कुछ न कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है, तो इसीलिए सीजर को हमेशा इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना चाहिए। इसके बाद अगर कारण है तो कारण का निदान कीजिए, और नहीं तो 2 साल तक एंटी कन्वर्जेंट चलाइए। टारगेट इसमें यही होना चाहिए कि बच्चा 2 साल तक कन्वर्जन फ्री निकाले। ठीक है, अब इसके आगे है एपिलेप्सी, जो कि अलग टॉपिक हो जाएगा, जिसमें कि कारण अलग हो जाएगा और एपिलेप्सी के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ग्रैंड माल एपिलेप्सी, पेटिट माल एपिलेप्सी, मायोक्लोनिक जर्क, फोकल एपिलेप्सी का सिंपल पार्शियल सीजर, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, कॉम्प्लेक्स विद सेकेंडरी जनरलाइजेशन, ये सब अलग अलग तरीका होता है, वो लोग हम लोग कभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।